Does eating chewing gum help? It will increase this, so it doesn't help at all. जॉ लाइन थोड़ी शार्प हो जाती है च्युइंग गम खाने से? नहीं, वो बहुत बड़ी मिथ है. तो मेल का जो एजिंग प्रोसेस है वो फीमेल के कंपैरिजन में स्लो होता है. अगर कोई इंसान फेस वॉश खरीद रहा है, क्या देखना चाहिए उसे पैकेट पे खरीदते टाइम? कोशिश ये करो कि उसमें फ्रेग्रेंस और अल्कोहल इस तरह की चीज़ें ना हो. टोनर बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है. मैं तो टोनर प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ. Face mask and sheet mask and clay mask. There are a lot of masks. No. There is absolutely no long-lasting effect of any sheet mask. सनस्क्रीन में सिर्फ SPF नहीं देखना चाहिए, PA वैल्यू भी एक चीज़ होती है, PA वैल्यू देखनी चाहिए. SPF जो बनाया था ना वो गोरों ने बनाया था. क्या होता है कोरियन स्किन केयर एंड क्यों लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं उस ग्रास स्किन से? प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं कोरियन स्किन केयर के, वो कोरियन स्किन के हिसाब से बनाई जाती है. And generally, how much does a Botox treatment cost you? वायरल हुआ था, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला था शायद उर्फी जावेद ने. तो वो लिप फिलर से नहीं हुआ था, वो लिप फिलर डिसॉल्व करने से उसके एलर्जी से हुआ था. And I just want to keep it very basic in the start because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनकी स्किन कैसे ऑपरेट करती है, अपनी स्किन को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक हेल्दी स्किन क्या होती है. सो आई विल जस्ट आस्क कि जनरली एवरेज इंडियन को 2 टाइप की स्किन पता होती है, एक ऑयली स्किन, एक ड्राई स्किन. उसे गर्मी में लगता है कि मेरी स्किन ऑयली है, ठंडों में उसे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई है. बाकी और कौन कौन से टाइप की स्किन होती हैं? कॉम्बिनेशन स्किन होता है जहाँ टी जोन में ऑयली हो जाता है और बाकी जो है वो पूरा ड्राई हो जाता है. सेंसिटिव स्किन जहाँ कुछ भी लगाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो रैश हो जाता है, रेड पैचेस हो जाती हैं. एक्ने प्रोन स्किन जहाँ कुछ भी करो तो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाती हैं. पिगमेंटेड स्किन जहाँ मतलब 1 मिनट के लिए धूप में गए तो काला हो गया. हर एक को नहीं होता ना. सो देयर आर ऑल दीज टाइप्स. एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल स्किन तो है ही. एंड नॉर्मल स्किन तो है ही जिसमें कभी इश्यूज हैं कभी नहीं है. जी. ओके. एंड इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद द कलर पार्ट. एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेयर. बचपन से हम वो फेयर एंड लवली के एड्स देखते हुए आ रहे हैं. सो हाउ व्हाट इज द साइंस बिहाइंड व्हाई अ पर्सन इज डार्क एंड व्हाई अ पर्सन इज फेयर? हमारे स्किन में कुछ सेल्स होती हैं और उसमें एक पिगमेंट होता है मेलानिन. फेयर स्किन जो होते हैं उनमें फियोमेलानिन नाम का एक इंग्रेडिएंट ज़्यादा होता है. हम में यूमेलानिन नाम का इंग्रेडिएंट ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ द डेंसिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूमेलानिन हमारा स्किन जो है शेड्स ऑफ ब्राउन में होता है. एंड मेल स्किन और फीमेल स्किन में क्या डिफरेंस है? मेल स्किन जो है थोड़ा सा थिक होता है, मोटी चमड़ी के होते हैं वैसे मेल. सो मेल स्किन इज थिक. उनमें पोर्स ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनके ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होते हैं और उनमें कोलाजन भी ज़्यादा होता है. तो मेल का जो एजिंग प्रोसेस है वो फीमेल के कंपैरिजन में स्लो होता है. मेल्स आर लकी इन दैट. लेकिन एक्ने, ऑयली स्किन ये सारा उनमें ज़्यादा होता है. And what are pores? Because generally whenever you buy a skincare product, they classify it as कि इससे या तो आपके pores open हो जाएंगे या इससे आपके pores close हो जाएंगे. What are exactly pores? तो स्किन में बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं. कम से कम फेस पे कम से कम 20,000 के 20,000. तो उनकी जो ओपनिंग्स है ना वो स्किन के सरफेस पे उनकी ओपनिंग्स होती है. नेचुरली आपका जो ऑयल है, जो सीबम बनता है वो नेचुरली बनता है. जिसका ड्राई स्किन है उसे भी होता है, उस ऑयली स्किन वालों को भी होता है. और ये ओपनिंग जो है इसे पोर कहते हैं. तो पोर्स में कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं है जो बंद किया जा सके और खोल सके. ऐसा कुछ नहीं होता है. पोर्स जो है वो नॉर्मल हैं. और जैसे मैंने कहा 20,000 पोर्स हो सकते हैं आपके फेस पे, वो बिल्कुल नॉर्मल है. लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, अच्छा एक पोर जो है वो ओपनिंग है और समझो एक ट्यूब जैसा है उसके अंदर और फिर एक ऑयल ग्लैंड है, ठीक है. तो उसे ऐसे फर्म रखने के लिए कोलाजन का एक शीट अराउंड दैट पोर होता है. तो जैसे जैसे एज बढ़ता है ये कोलाजन लूज हो जाता है, तो वो पोर का ओपनिंग जो है वो और बड़ा होता जाता है. Exactly क्या होता है कोलाजन? है ना कोलाजन. अच्छा कोलाजन अभी क्या है हमारे स्किन में, अपर लेयर्स को एपिडर्मिस कहा जाता है, लोअर लेयर को डर्मिस कहा जाता है. अपर लेयर्स में आपका जो डेड स्किन सेल्स हैं, वो पिगमेंट है, वो सब है. अंदर डर्मिस में
आपको ब्लड वेसल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं और कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं। ये जो कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स है, समझ लो जैसे स्वेटर नहीं बुना जाता उस तरह से वो वेवी इस तरह से ऐसा मैश जैसा होता है और ये आपके स्किन को स्ट्रक्चर देता है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, हाँ। और इलास्टिन फाइबर्स आपके स्किन को सपलनेस देता है, जो ऐसे किया तो कितना सॉफ्ट है, वो सपलनेस देता है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपका है कोलाजन और इलास्टिन फाइबर का, ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये लूज होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए स्किन भी आपकी हल्की सी लूज होनी शुरू हो जाती है। मैम वेरी बेसिक, एक टाइम था जब इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग जिस साबुन से नहाते थे उसी से मुंह धो लेते थे। नाउ देयर हैज कम दिस अवेयरनेस की जहाँ पर लोग फेस वॉश यूज करते हैं। सो अगर कोई इंसान फेस वॉश खरीद रहा है, क्या देखना चाहिए उसे पैकेट पे खरीदते टाइम? सबसे पहले तो आपका जो स्किन टाइप है वो आप जांच लो। कैसे? आप सुबह जब उठते हो तो चेहरा धो लेना, फिर एक पतला सा टिश्यू पेपर ले लेना और उसे अपने फेस पे वाइप करना 1 घंटे बाद। जब आप इस तरह से वाइप करोगे और वो टिश्यू लेकर के देखोगे, अगर उसमें बहुत सारे दाग धब्बे हैं तो मतलब आपका स्किन ऑयली है, क्योंकि वो आपके स्किन का ऑयल उस टिश्यू पे आ गया है। ठीक है। अगर वो सिर्फ पैची है, मतलब कहीं ऐसा ऑयली है और कहीं मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब आपका स्किन कॉम्बिनेशन है। और अगर इस पे कुछ नहीं है तो या तो स्किन आपका नॉर्मल है या आपका ड्राई स्किन है। अब ड्राई स्किन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सूखी हुई है ना, वो आपको समझ, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरा स्किन टाइप क्या है। और फिर आप अपना स्किन, आपका फेस वॉश हो, मॉइस्चराइज़र हो, सनस्क्रीन हो, जो भी प्रोडक्ट हो उस हिसाब से आप खरीदोगे। अब फेस वॉश की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल स्किन तो भाई बहुत लकी हो, आप कुछ भी ले लो, है ना। बट कोशिश ये करो कि उसमें फ्रेग्रेंस और अल्कोहल इस तरह की चीज़ें ना हो। फिर अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप टी ट्री ऑयल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, सैलिसिलिक एसिड, स्पेशली अगर आपको पिंपल्स हैं तो सैलिसिलिक एसिड, ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपके फेस वॉश में होनी चाहिए। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, आप इट इज़ लाइपोफिलिक, यानी कि ये आपके पोर के अंदर चला जाता है। और पोर जो मैंने कहा कि ऑयल ग्लैंड का कनेक्शन है ना, ओपनिंग है, तो वहाँ जितना भी ऑयल कलेक्ट हुआ है उसे ब्रेक कर देता है और उसे बाहर निकाल देता है। तो आपका जो है सिमिलरली अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स से सेम होती है। टी ट्री ऑयल, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का भी सिमिलर काम होता है, थोड़ा सा ड्राइनेस, मतलब थोड़ा सा ऑयलीनेस कम कर देता है। फिर अगर आपका स्किन ड्राई हो तो आपको मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, इस तरह की चीज़ें, जोजोबा ऑयल, एलोवेरा, इस तरह की चीज़ें आपके फेस वॉश में हो तो वो आपके लिए सही है। और अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है तो 2 फेस वॉश तो आप यूज़ करोगे नहीं, फिर आप एक्ने प्रोन या ऑयली स्किन वाला जो है वो यूज़ करके फिर एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे। सिमिलरली अगर जब मॉइस्चराइज़र की बात आती है, अगर आपका स्किन बहुत ही ड्राई हो तो आप क्रीम बेस्ड हैवी मॉइस्चराइज़र, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, डाइमेथिकॉन, सेरामाइड्स, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स होती हैं, और ऑयल्स भी होती हैं कई बार, वो भी अच्छी हैं। अगर आपका स्किन ऑयली हो, एक्ने प्रोन हो, तो आपको जेल या वाटर बेस्ड, आजकल हम बहुत लकी हैं, वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपको मिल जाती हैं। बचपन में तो हम तेल ही लगाया करते थे, या फिर रात को मम्मी मलाई लगाती थी, कोकोनट, या बिल्कुल वो लगाती थी। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करोगे। सनस्क्रीन भी वैसा ही है कि मैट सनस्क्रीन्स, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स, जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स आजकल मिलती हैं, जो ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए है, और जिनका स्किन बहुत ड्राई हो उनके लिए थोड़े से क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन्स, और अगर सेंसिटिव हो तो मिनरल सनस्क्रीन्स। जनरली एक इंसान को दिन में कितनी बार मुंह धोना चाहिए? 2 बार धो लिए तो बहुत हो गया। अगर आप फील्ड पे हो, बहुत पसीने आ रहे हैं, या आप खेल रहे हो कोई स्पॉट वगैरह, तो फिर 3 बार धो सकते हो। If you get involved into an extensive exercise जहाँ पर आपका स्वेट है ज़्यादा, तो आप फिर हाँ, क्योंकि जब आप स्वेट करते हो, जब आप तो वो स्वेट सॉल्ट जो हैं आपके पोर्स को फिर ब्लॉक कर देंगी, तो फिर आपको दाने आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगी, सारा मैटर पोर्स का ही है। जी, तो इसलिए आप 3 बार तुरंत आपके एक्सरसाइज के बाद या वर्कआउट के बाद, या आपने आउटडोर गए और वापस आए, तुरंत चेहरा धोना चाहिए। एंड मॉइस्चराइजर इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, पर मॉइस्चराइजर खरीदते टाइम भी फिर वो स्किन टाइप इन कंसिडरेशन, एंड जो आपने बताया अभी वैसे वी शुड गो अबाउट इट।
टोनर क्या करता है हमारी स्किन पे? अच्छा, टोनर बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है। मैं तो टोनर प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। अगर आपका स्किन बहुत ऑयली हो या आपको बहुत सारे एक्ने, पिंपल्स, मुहासे वगैरह आ गए हो, तो आप टोनर यूज़ करते हो, डबल क्लेंजिंग कर देता है। बट बिल्कुल मतलब इसका ऐसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछोगे तो टोनर का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। It is null and void if you don't use it. If you don't use it, it's fine. I've never used it in 50 years of my life. सीरम्स का क्या सीन है? सीरम्स, बहुत सारे सीरम्स आ रहे हैं मार्केट में, तो इफ़ यू कैन डिफाइन स्किन टाइप के हिसाब से सीरम। Again, serum is, you know, like an extra. आपने खाने में तड़का दिया है, वो है सीरम। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके स्किन में अगर कुछ इशू है तो शायद हम आपको सीरम्स दें, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आपके स्किन पे दाग हैं, काले दाग हैं, निशान हैं, तो ऐसे में आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हो, AHA सीरम यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है तो आप हाइलुरोनिक एसिड और नायासिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हो। अगर आपका स्किन नॉर्मल है लेकिन आपको सिर्फ डेली रूटीन के लिए एक सीरम चाहिए, तो आप विटामिन सी या फिर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ एंटी एजिंग है, मतलब आपके पोर्स बहुत बड़े हो गए हैं विथ एज, या फिर आपका स्किन इतना ऑयली है कि पोर्स खुल गए हैं, या आपको फाइन लाइंस हैं, तो ऐसे में आप AHA सीरम यूज़ करोगे, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एजिलिक एसिड। अगर आपको पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो आप BHA, सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ करोगे। एंड फाइनली लेट 20s में रेटिनॉल सीरम आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन है, आजकल तो और भी अल्फा लाइपोइक एसिड, अल्फा आब्यूटीन, कोजिक एसिड, ट्रानेक्सिमिक एसिड, ग्लूटाथियोन, इस तरह की भी इंग्रेडिएंट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है। तो ये आपका पूरा इतना बड़ा रेंज हो गया। All of this knowledge which you shared with me जी। is only applicable if a person knows their skin type. Yes, knows their skin type and also knows what they have. जैसे स्किन ड्राई है, स्किन पर दाने आ गए हैं, स्किन पर काले दाग आ गए हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको समझाया कि फिर ये सीरम यूज़ करना। एंड जनरली एक ऐसा मिथ है कि अगर मैं कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे इचिंग हो रही है या फिर मुझे थोड़ा कुछ मेरी स्किन में फील हो रहा है, तो पीपल बिलीव कि इट इज़ वर्किंग। ऐसा कुछ रियल है? नहीं, अगर आपके स्किन में इचिंग हो रही है और वो परसिस्टेंट है 1-2 दिन, तो वो क्रीम आपको एवरी टाइम आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट, जी, इफ आई एम फीलिंग दैट इच इन माय स्किन, यू शुड स्टॉप इट। दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग। ये उल्टा है। दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव और एलर्जिक टू सम इंग्रेडिएंट, ठीक है। अगर ये जो चीज़ आप कह रहे हो ये रेटिनॉल के साथ नहीं है। अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे होते हो और इनिशियली हल्का सा एक टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन होता है, वो कभी कभी 3 से 4 हफ्तों तक भी होता है, और वो रेटिनॉल के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। दैट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू नो दैट इट्स वर्किंग। एंड मतलब whenever I go to a barber or anybody who goes to a barber, वो 2-3 चीज़ें पूछते हैं। बोले सर स्क्रब कर दूं, डिटेन कर दूं या ब्रैकेट्स हटा दूं? क्या कितने इंटरवल पे करवानी चाहिए ये चीज़ें? अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है तो आप ब्लैक हेड्स हर 2 हफ्ते में एक बार निकाल सकते हो। फिर आपने क्या कहा? डिटैन। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। स्क्रब कर दूं, डिटैन कर दूं, डिटेन कर दूं और ब्लैक हेड्स निकाल दूं। जस्ट व्हेन यू आर डन विद योर हेयर कट एंड बियर्ड, बार्बर जनरली आस्क कि सर स्किन पे आपके थोड़ा ब्लैकहेड्स हो रखे हैं, डिटेन कर देता हूँ, स्क्रब कर देता हूँ। तो एक ये उनका एक एडिशनल पैकेज है व्हिच दे ट्राई टू पिच इन, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट नो कि इसे करवाना चाहिए भी या नहीं चाहिए। ओके, अगर टैन हुआ हो तो ही डिटैन करवाओगे, हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लैक हेड्स हैं तो हर 2 हफ्ते में करवा सकते हो। और स्क्रब जो है वो अगेन आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो 1 इन अ मंथ बहुत है, ठीक है। ऑयली है तो 1 इन 2 वीक्स, सेंसिटिव है तो करो ही मत। एंड ब्लैकहेड्स को घर पे हटाने का कोई तरीका है? जो ये मैंने अभी बताया आपको कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड स्क्रब्स और एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स तीनों मिलती हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आपके ब्लैक हेड्स कम हो जाएंगे।
लेकिन घर पे वो इंस्ट्रूमेंट लेकर ट्राई नहीं करना, फिर उससे आपको मतलब हो सकता है कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी कि वो काले काले धब्बे पड़ सकते हैं। हाँ, एंड क्यों आते हैं ब्लैकहेड्स? ऑयल जो आपका नॉर्मल ऑयल है, जब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑयल सिक्रीशन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, तो उससे आ सकते हैं। फिर अगर आपने बहुत सारे क्रीम्स वगैरह लगा लिए हों और आपके पोर्स बंद हो गए हों, तो अंदर वो सारा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर वो ब्लैकहेड्स में बन जाती हैं। और कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं फीमेल्स में, PCOD वगैरह, तो उनमें भी ब्लैकहेड्स, वाइटहेड्स और पिंपल्स होती हैं। जनरली नाक के आसपास क्यों होते हैं? नाक पे कॉन्सेंट्रेशन होती है आपके सेबेशियस ग्लैंड्स की, बहुत ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो उसके मतलब नाक पे बाल भी तो ज़्यादा होते हैं, तो हर एक हेयर के साथ एक ऑयल ग्लैंड होता है। एंड फेस मास्क एंड शीट मास्क एंड क्ले मास्क, देयर आर लॉट ऑफ मास्क एंड एवरी टाइम पीपल आर स्पेंडिंग देयर वीकेंड्स, दे फील कि आउट ऑफ 1-8 मास्क तो मैं यूज़ कर ही देता हूँ, इट विल हाइड्रेट माई स्किन, इट विल मेक माई स्किन फेयरर। तो ये शीट मास्क वाला जो लॉजिक है, डू दे वर्क For those few minutes. for those few minutes and there is no long lasting effect? No, there is absolutely no long lasting effect of any sheet mask. आप जो भी शीट मास्क लेते हो, हाइलोरॉनिक एसिड जो भी वगैरह whatever, it is not going to get absorbed 100%, and you know उसका वो इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि वो ऊपर के लेयर्स पे थोड़ा सा होके, और एक आपको एक उसमें अगर कोई ब्राइटनिंग एजेंट है तो हल्का सा टैन निकाल देता है, एंड शायद वो कुछ घंटों के लिए अच्छा लगता है। एंड विटामिन सी का भी एक क्वेश्चन है कि वो दिन में यूज़ करना चाहिए या रात में यूज़ करना चाहिए, वो क्या है? ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को लगता है दिन में, कुछ को लगता है कि रात में, लेकिन इसका साइंस एक्चुअली क्या है, विटामिन सी जो है वो एक बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। ये आपके स्किन को UVA UVB से बचाता है, तो अगर ये UVA और B से बचाता है तो आप रात में यूज़ करोगे तो उसका तो कोई मतलब एक फ़ायदा तो कम हो गया, तो इसलिए दिन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये कोलेजन को बढ़ाता है, जो मैंने अभी शुरू में बताया, तो कोलेजन को टाइट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, फिर आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको कम करता है। स्किन में टायरोसिनेस नाम का एक एंजाइम होता है जिससे कि स्किन का जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ता है, तो ये जा कर के उस टायरोसिनेस को रोक देता है, तो पिगमेंट कम कर देता है, तो इट्स ऑल्सो रिड्यूसिंग हाइपर पिगमेंटेशन। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन द मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज़ L-ascorbic एसिड, जो कि बहुत ही जल्द मतलब लाइट अगर उस पर पड़ती है तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कई बार लोग आते हैं कि हमने विटामिन सी लगा लिया, अब स्किन थोड़ा सा डार्क लगने लगा, क्योंकि विटामिन सी के बाद आपने अगर सही ढंग से सनस्क्रीन नहीं लगाया हो, स्पेशली अगर वो विटामिन सी L-ascorbic एसिड हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसका जो फ़ायदा है वो आपको नहीं मिलता। आप पढ़ लेना, आप बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आप पढ़ो L-ascorbic एसिड, अच्छा इसे रात में यूज़ करना चाहिए। कोई और ascorbic एसिड यानी कि विटामिन सी, कोई दूसरा ascorbic एसिड दिन में लगा लो, और विटामिन सी के ऊपर हमेशा सनस्क्रीन लगाना। विटामिन सी के ऊपर हमेशा सनस्क्रीन। विल कम ऑन टू सनस्क्रीन। एक वायरल स्टडी और पिक्चर और रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ये बताया गया कि इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ कार यू स्टिल नीड अ सनस्क्रीन। एंड जब मैं इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव किया तो आई रियलाइज कि आप जब घर के अंदर भी हो, इफ़ यू आर इंडोर्स एज वेल, तब भी आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ये थोड़ा समझाओ आप मुझे, बिकॉज जनरली पीपल थिंक कि मैं अगर धूप में जा रहा हूँ तभी मुझे सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली जिसने भी ये नाम पहले कॉइन किया है ये थोड़ा सा गलत, ये सनस्क्रीन तो है नहीं, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम UVA UVB, विजिबल लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट, इंफ्रारेड रेज, ये 5 तरह के रेज होते हैं सन से, तो शायद इसलिए उन्होंने सनस्क्रीन कहा होगा। तो आपको प्रोटेक्शन इन सारे रेज से चाहिए, ठीक है। अभी विजिबल लाइट जो है वो आपके दिन मतलब डे लाइट, वो हो गया विजिबल लाइट। ब्लू लाइट भी सन से आता है, आपके लैपटॉप से आता है, आपके फ़ोन से आता है, ठीक है, तीनों से आता है, ये हो गया ब्लू लाइट। फिर आते हैं आपके इंफ्रारेड रेज, जो आपको इन सब से ऐसे वाले हार्श लाइट से मिलते हैं और सन से भी मिलता है, ठीक है।
एंड द फर्स्ट टू आर UVA UVB. अब अल्ट्रा वायलेट ए जो है वो एंड विजिबल लाइट एज वेल एज ब्लू लाइट, इट हैज़ बीन शोन कि ये तीनों आपको हाइपर पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ब्लॉची स्किन, ये सब कुछ, सन एलर्जी, किसी किसी को बहुत इचिंग हो जाते हैं, वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें. टैनिन भी एज अ पार्ट ऑफ दिस. सो ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें जो अल्ट्रावायलेट ए या ब्लू लाइट या विजिबल लाइट से हो रही हैं. एंड 70% ऑफ UVA इज पेनिट्रेटिंग ग्लास. इट कैन ईजिली पेनिट्रेट ग्लास. तो आप घर पे बैठे बैठे आपको 70% UVA तो मिल रहा है. आप कार में भी बैठे हो लेकिन ग्लास तो है, मतलब द रेज आर कमिंग इन, तो इस तरह से. प्लस अंदर आप तो लैपटॉप और सेल तो आजकल पूरे समय रहता ही है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन, और कुछ कई बार बालकनी में चले गए, कई बार इस तरह की चीज़ें, तो दैट इज़ वाई यू नीड टू यूज़ अ सनस्क्रीन इवन व्हेन यू आर इंडोर्स, या फिर आप कार में हो या जो भी है. अनलेस आपने UV प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली हो कार में और वो बिल्कुल डार्क ग्लास, वो तो शायद वो अलाउड भी नहीं है. अलाउड नहीं है. आई वाज जस्ट गोइंग टू से ओनली रेड बत्तीज अलाउड In a few states they have allowed it, but सब जगह तो नहीं है. नहीं है. क्या होती है? ये मैंने भी रील बनाई थी इस पे. ये आपने तो, आपकी वाली आई होगी फिर मेरी फीड में. जी. सो बेसिकली इट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA. PA प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA. SPF जो बनाया था ना, वो गोरों ने बनाया था, ठीक है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर. क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था UVB प्रोटेक्शन. UVB प्रोटेक्शन से स्किन कैंसर नहीं होता. इंडियन स्किन में हमें इतना स्किन कैंसर वैसे भी नहीं होता, तो हमें चाहिए UVA प्रोटेक्शन, हमें चाहिए ब्लू लाइट प्रोटेक्शन, हमें चाहिए विजिबल लाइट प्रोटेक्शन. तो हमें देखना है PA प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट A. 3+, 4+, 5+. मतलब प्लस लिखा होता है, PA+++ सनस्क्रीन पे. तो अगर 2 या 1 है तो फायदेमंद नहीं है. 3, 4, 5 बहुत ही अच्छा. तो ये आपने देखना चाहिए. मैम बड़ा वायरल होता है कोरियन स्किन केयर, ड्रास स्किन हो जाएगी, राइस वाटर को रात भर सोक करके सुबह पानी उसका आपने चेहरे पर लगाना चाहिए. क्या होता है कोरियन स्किन केयर एंड क्यों लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं उस ड्रास स्किन से? आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से. तो सबसे पहले तो ग्लास स्किन पॉसिबल नहीं है इंडियंस में, ठीक है. कोरियंस का जो जेनेटिक वो है स्किन का, वो अलग है हमारे स्किन से. हमारे जीन्स बिल्कुल अलग हैं. उनका स्किन जिस तरह से बना हुआ है, स्ट्रक्चर, वो हमारे स्किन से अलग है, ठीक है. उनका डाइट अलग है, हमारी तरह डाइट तो हमारा नहीं है उनका. उनका क्लाइमेट अलग है बहुत. सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो है कि क्लाइमेट उनका अलग है. सबसे पहले तो ग्लास स्किन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इंडियंस में. क्यों? क्योंकि हमारा स्किन जेनेटिकली बहुत अलग है कोरियन से, है ना. जीन्स अलग है हमारी. हमारा स्किन थोड़ा सा थिक है उनके स्किन के कंपैरिजन में. हमारा डाइट बिल्कुल अलग है, उनका डाइट अलग है. वो सब बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लाइमेट अलग है उनका और हमारा. जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग है. प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं कोरियन स्किन केयर के, वो कोरियन स्किन के हिसाब से बनाई जाती हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि उनके प्रोडक्ट्स हमें सूट करे, या सूट नहीं भी करे तो फ़ायदा इफ़ेक्ट करे, ठीक है. लेकिन वो बहुत अच्छी उनकी पैकेजिंग होती है, उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सॉफ्ट जब आप लगाते हो बहुत अच्छा लगता है. ये बात ज़रूर है कि वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स शायद उनमें ना हो, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं सडनली कोरियन, और कुछ ऐसे टेस्ट किए गए हैं जिनमें पता चला कि ये तो नॉर्मल चीज़ ही है, बस पैकेजिंग अलग है. तो ये एक हो गया कोरियन स्किन केयर. दूसरी बात हो गई ग्लास स्किन, 10 स्टेप स्किन केयर, ठीक है. ये हमारे स्किन के लिए नहीं है, ठीक. क्या है वो 10 स्टेप स्किन केयर? तो उसमें आप, हाँ, पहले आप फेस वॉश करो, फिर आप टोनर, फिर दूसरा एक क्लेंजर करो, डबल क्लेंजिंग, फिर आप टोनर लगाओ, फिर आप 3 प्रकार के सीरम्स लगाओ, ठीक है. फिर आप एक एंटी एजिंग या इस तरह का कोई क्रीम लगाओ, फिर आप एक मॉइस्चराइज़र लगाओ, फिर उसके ऊपर आप 2 तरह के मास्क लगाओ. तो ये आपका 10 स्टेप हो गया. तो मैं काम कब करूँ? सुबह शाम आप यही करते रहो. ये प्रैक्टिकल तो है नहीं, बट
अब वो इस तरह से उन्होंने प्रोपगेट किया कि अगर आप इस तरह का करोगे और रात को अपने फेस को सील कर दोगे विद अ मास्क तो सुबह उठोगे आपका स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है हमारे क्लाइमेट और हमारे जीन्स के अनुसार. इट्स नॉट पॉसिबल. एंड मतलब वन थिंग जो हमें मम्मियों की वजह से पता है कि यार फ़ोन ज़्यादा मत चलाओ, आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाएंगे. दिस इज़ अ कॉमन ताना विच गोज इन एवरी हाउस होल्ड. बट और क्या वजह है कि हमारी आँखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं? डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कारण होते हैं. एक सबसे पहले तो आपने सही कहा कि बहुत सारा स्क्रीन टाइम जो है, ब्लू लाइट, बेसिकली ब्लू लाइट से पिगमेंट हो जाता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसलिए डार्क सर्कल्स होती है. फिर दूसरा है अनीमिया. अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो तो डार्क सर्कल्स हो सकती हैं. तीसरा, अगर आपको एलर्जीज़ हों तो आप आईज़ को कॉन्स्टेंटली रब कर रहे हो, आई एलर्जीज़ हों, डस्ट एलर्जीज़ हों, तो आपको डार्क सर्कल्स हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन. एलर्जीज टू मेकअप, ठीक है. और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आई मेकअप तो है ही भाई. आपको काजल से, मस्कारा से, शैडो से एलर्जी है तो डार्क सर्कल्स होंगे. लेकिन आपको इवन नॉर्मल आपने फाउंडेशन वगैरह लगा लिया उससे भी एलर्जी हो, एलर्जी टू परफ्यूम्स, एलर्जी टू नेल पॉलिश, इन सब से भी आपको डार्क आपके अराउंड द आइज़ ये पिगमेंटेशन हो सकता है. फिर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, यानी कि ऐसा थिक सा हो जाता है स्किन, लाइंस हो जाती है और बिल्कुल काले हो जाते हैं. तो ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से. हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो जाता है. पीसीओडी हो तो भी हो जाता है. स्मोकिंग, वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ डार्क सर्कल्स. एंड फाइनली स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप. तो इतने सारे ओवरऑल हेल्दी रहोगे तो स्किन भी बेटर ही रहेगी. दिस इज व्हाट आई कुड फिगर आउट. हाँ, एब्सोल्युटली. बिकॉज यू नो लोगों को लगता है स्किन केयर कर लो तो मतलब मैंने सुबह कर लिया, रात को कर लिया तो मेरा स्किन ग्लो करेगा. ऐसा नहीं है. बिकॉज स्किन केयर मतलब होलिस्टिक केयर. स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. सारे जो इंटरनल आपके ऑर्गन्स जो भी अंदर हो रहा है वो आपके स्किन पे दिखता है. इट्स अ विंडो टू योर इनर हेल्थ. और यहाँ पे ये एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, ये आपके हार्मोन्स को भी ठीक करता है. ये सेंस ऑर्गन भी है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बहुत कुछ करता है, विटामिन डी बनाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखो. स्लीप साइकिल आपका नॉर्मल होना चाहिए. व्हेन आई से स्लीप साइकिल आई डोंट मीन कि आपको 8 घंटे की नींद, जो आपके लिए ज़रूरी है. आपको लगता है 6 घंटे आपके लिए ठीक है, 7 है, 8 है, वॉटेवर. लेकिन आज आप 10 बजे सो रहे हो, कल आप 2 बजे सो रहे हो, परसों आप 1 बजे रात को सो रहे हो, ये नहीं there चलेगा. should be a routine. It has to be a routine. I have to come back to You bed have to at come this time. back, yes. क्योंकि तब आपके हॉर्मोन्स जो नाइट वाले हॉर्मोन्स और डे वाले हॉर्मोन्स अलग होते हैं, तब वो अच्छे से फिर वो फंक्शन करेंगे. वो ज़रूरी है. डाइट तो बहुत ज़रूरी है. What are those healthy foods जो इंसान को खाने चाहिए जिससे उसकी स्किन पे वो इफेक्ट आता है? सो जितने ग्रीन्स खाओ बहुत अच्छा है. जितने ब्राइटली कलर्ड, नेचुरली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आप खाओ. कैरेट्स, पोमेग्रेनेट, all the different leaves that are available, papayas, beetroot, papaya, all the berries. तो ये they are very rich in antioxidants. तो आपके बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स आपके स्किन में जमा इकट्ठे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, ये उनको नलिफाई करता है. बिकॉज ऑफ सन ये उनको नलिफाई करता है. तो हैव दैट. एंड देन बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट गट हेल्थ रिलेशन, you know, in your gut skin relationship, when you have high fiber automatically your skin is healthy. पानी जो है about 2 liters, लोग कहते हैं 8 liters, 10 liters, 2 to 3 liters is what your body, your skin requires per day. So there's a very simple calculation. Whatever is your body weight, उससे 30 multiply करो into 30. तो अगर मैं 50 किलोज की हूँ, इंटू 30 कर लिया, 1.5 लीटर्स इज माई मिनिमम रिक्वायरमेंट. उसके ऊपर जो भी ले लिया वो बोनस है, एडिशनल बोनस. यस. तो ये सब जो है. इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन ई. तो ये आपको सारे जो सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे बहुत हेल्दी होते हैं आपके लिए. और फिर हमारे जो बचपन से हम नट्स खाते हैं, तो दादी कहा कहती थी बादाम खा लो, यस, पिस्ता. सो दीज आर ऑल वेरी रिच इन ओमेगा 3. जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश खाएं, सामन, मैकरल, इनमें बहुत ओमेगा होता है. एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटीन्स. तो आपको लेग्यूम्स,
राजमा, चने, छोले, दाल, मशरूम्स, टोफू, पनीर, चिकन, एग। तो इस तरह से ये सारा everything together is going to affect your skin, because प्रोटीन जब हम कहते हैं तो कोलाजन बन रहा है ना, कोलाजन, कोलेजन, जो भी आप इसको बोल दो, इट्स मेकिंग दैट। आप बाकी की चीज़ें खा रहे हो और आपके बाल भी सही हो रहे हैं और बाकी की चीज़ें खा रहे हो तो भी आपके स्किन पे वो ग्लो आती है। देन एक्सरसाइज, एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज 4 times in a week। सर्कुलेशन बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा, जैसे ही सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा स्किन को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। और इसके अलावा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। जब आप देखोगे, जब आप अच्छे से जिम करो या वॉक पे जाओ या एनीथिंग, यू नो, एनीथिंग, है ना, स्ट्रेस कम फील करते हो ना, तो या सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड कोपिंग विद स्ट्रेस। ये सब जब आप करोगे और इसके साथ साथ आप स्किन केयर करोगे, तब जाकर आपके स्किन पे असर आएगा और उसका निखार चेहरे पे पता चलेगा। यस, अगर आप हैप्पी, खुश रहो। देखो ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, उनका स्किन वैसे ही ग्लो करने लगता है, ठीक है, खुश होते हैं वो इसलिए, अनलेस दे आर मैरिड पॉसिबली। if they are remarrying then I guess it is a problem। मैम, कुछ फेस लिफ्ट एक्सरसाइजेस भी होती हैं जो आपके चेहरे को लिफ्ट कर देती हैं, डू दे हेल्प? सो यू नो, व्हेन बहुत ज़्यादा अगर आप मसल एक्टिविटी करो ना, तो जैसे आप ज़्यादा ये ब्राउ को आप रेज करो तो यहाँ का मसल ओवर एक्टिव हो जाता है, आपके यहाँ पे फोरहेड लाइंस हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्राउन करो, फ़ोन देख रहे हो या आपका नंबर बढ़ गया या आप लैपटॉप पे हो तो आप फ्राउन कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो ये प्रोसीरस और कॉरिगेटर मसल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, आप उन्हें एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर आपको ये फ्राउन लाइंस आ जाते हैं। और उसी तरह से आप बहुत ज़्यादा मतलब आइज़ का यू नो स्क्विंट करो, क्लोज करो, ओपन करो, तो ये क्रोज फीट आपके बिकॉज ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, यहाँ वो लाइंस आ जाती हैं। फिर यहाँ अगर आप रात को सोते हो, आपको पता नहीं, और आप क्लेंचिंग कर रहे हो, ब्रक्सिज्म कहते हैं उसे, इस तरह से, या इवन वेट लिफ्टिंग करते समय आप ये यू नो ताकत लगा रहे हो, तो इसमें ये वाला जो मसल है, मैसेटर मसल, जो हमें चबाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो बढ़ जाता है, तो फेस जो है वो स्क्वायरिश हो जाती है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ऑफ वेरियस मूवमेंट्स ऑफ योर मसल, बट देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स व्हिच हेल्प टू टोन द मसल, जैसे कि गार्गलिंग, ठीक है, वैसा वाला अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपके मसल्स यहाँ के टोन हो जाते हैं। तो in my opinion I have only seen that one exercise which helps. And does eating chewing gum help? It will increase this, so it doesn't help at all. ये आपका स्क्वायर हो जाएगा फेस। जॉ लाइन थोड़ी शार्प हो जाती है च्युइंग गम खाने से। नहीं, वो बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि जब आप च्युइंग गम खाओगे तो आपका मैसेटर जो है मसल वो हाइपरट्रोफी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आपका जो फेस का वो कट है वो और चौड़ा हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो इट स्टार्ट्स टू लुक abnormal. So that's a myth. But gargling is a good exercise that you can do. I mean, if you पानी लेकर करो तो अच्छा है, without water भी करो तो थोड़ी सी स्किन की इलास्टिसिटी और टोन जो है वो ठीक हो जाता है। फ्रेंडली होममेड पैक बनाना हो फॉर देयर स्किन तो क्या क्या वो डालें उसमें? नींबू ना डालें, टमाटर ना डालें, ओके, पोटैटोज ना डालें। चेहरा है आपका, सब्जी नहीं है। बिल्कुल। क्यूकम्बर इज़ वेरी सेफ, ठीक है। कुछ लोगों को हनी से एलर्जी है, अदरवाइज हनी इज़ सेफ। कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी है, अदरवाइज एलोवेरा इज़ सेफ। तो आपको एक छोटा सा टेस्ट पैच हमेशा करना चाहिए, और कान के पीछे, हाथों में टेस्ट पैच ना करें क्योंकि यहाँ का स्किन और यहाँ का स्किन अलग होता है, तो यहाँ पे टेस्ट पैच कर लीजिए। अब आपको अगर घर पे करना है तो आप छोटा सा एक टुकड़ा पपीते का ले लो, राइप जो फ्रूट वाला, नहीं, राइप पपीता जो आप खाते हो, ऑरेंज वाला, नॉट द वाइट वन, तो वो ले लो छिलके के साथ, ठीक है। और उसमें आप थोड़े से ड्रॉप्स हनी के डाल लो और एक पिंच आप टर्मरिक ले लो। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एक पिंच हल्दी उसमें डाल दो और फिर उसको आप मिक्सी में थोड़ा सा चर्न करके या फिर जस्ट मैश करके उसे लगा लो। कुछ लोग कॉफ़ी भी डालते हैं, कॉफ़ी स्क्रब भी ठीक होता है। ओट्स और कॉफ़ी आप मिक्स कर लो और उसका एक स्क्रब बना लो,
कुछ तो ये दही और स्क्रब, दूध और हाँ, ये चीजें भी डालते हैं। अब आप जब दही और दूध की बात करते हो, अब मैंने तो पूरी लाइफ अपनी मतलब 10th स्टैंडर्ड तक मम्मी ने मलाई लगाया रात को, बट अगर आपका स्किन अगर ऑयली हो या एक्ने प्रोन हो, आपको मुहासे बहुत आ जाए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह, तो दही दूध से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप लकी हो, जैसे मेरा Normal स्किन skin। बहुत ड्राई है, तो कितना भी मतलब मलाई लगाया मम्मी ने, तो स्किन अच्छा ही बेहतर होता गया, क्योंकि लैक्टिक एसिड एंड मॉइस्चर, मतलब दही दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिसमें स्किन ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप मतलब आप बिल्कुल मतलब बेझिझक आप दही और मलाई और दूध वगैरह लगा सकते हो, यही बेसन और थोड़ा सा टर्मरिक लेकर के। अब रही बात, मैंने बहुत लोगों को देखा है लेमन एंड बेकिंग सोडा डालते हुए या टमाटर, इससे आपका पीएच स्किन का बदल जाता है, एक pKa वैल्यू होती है वो बदल जाता है और स्किन ज़्यादा सेंसिटिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है, या फिर आपको तुरंत रैश होकर के पिगमेंटेशन हो जाता है। दोनों में से एक तो होना ही है, तो ये आप अवॉइड करें। मैम ऑल्सो देयर आर फ्यू पार्ट्स इन आवर बॉडी विच आर डार्कर देन द यूजुअल, जैसे आपका एल्बो हो गया, जैसे आपका नेक के पीछे हो गया, योर इनर थाइज, योर अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स। तो ये सारे पार्ट्स डार्क इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बॉडी क्यों होते हैं? दीज आर फ्रिक्शनल एरियाज एंड एरियाज जहाँ पे रबिंग, बेसिकली आप एल्बोज को ले लो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह से बैठते हैं ना, आर्म रेस्ट पे रहते हैं, तो ये फ्रिक्शन से धीरे धीरे काले हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बचपन से लेकर जब मतलब यू कॉन्स्टेंटली देयर इज फ्रिक्शन। सिमिलरली नीज, अगर आप नील करते हो तो वहाँ पर आप देखना इन पीपल हु जो नमाज पढ़ते हैं उनके यहाँ पे काला हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट फ्रिक्शन होती है। ठीक है, बॉडी फोल्ड्स में कांस्टेंट फ्रिक्शन होता ही है। ठीक है, तो चाहे वो अंडर आर्म्स हो या फिर इनर थाइज हो, तो यहाँ कांस्टेंट फ्रिक्शन रहता है। स्पेशली इफ़ यू आर अ लिटिल ओबीस, थोड़ा सा वेट अगर आपका ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा, उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये एक्चुअली नॉर्मल है। इसको लेकर के मतलब इतने परेशानी, लोग मतलब इतना परेशान हो जाते हैं कि ये लाइट करना है, कि ट्रीट करवा देते हैं, बेटर हो जाए, हाँ, इस पे कुछ लगा देते हैं, थोड़ा बहुत लाइट हो जाता है। अभी जब डार्क नेक की बात आती है तो कई बार ये बिकॉज ऑफ वेट या इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, इनके कारण भी डार्क हो जाता है। तो मैंने देखा लोग घिसते हैं कि इससे ये शायद कम हो जाए, बट एक्चुअली वो और डार्क हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन है। तो आप पहले पता करो कि भाई वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी वेट कम करना है, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसे ट्रीट करना है, और फिर आप जो भी ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, ये आप लगाओ तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। बट इसके साथ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना। मैम ये तो सारा वो था जो बेसिक था, जो मेरे क्यूरियस सवाल थे, बट देयर इज़ अ कॉस्मेटिक और एस्थेटिक पार्ट ऑफ इट एज वेल, which is the treatment part. So we'll come on to that, but जनरली आपका 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है आपके फेस का जो ज़्यादातर लोग फिक्स करवाने आते हैं? अंडर आइज। हाँ, सबसे मतलब ऑल एज ग्रुप्स आप देखो, इंडियन फेसेस ऐसे होते हैं कि हमारा जो ये बोन है, इसको मैक्सिला कहते हैं, ये बोन नेचुरली थोड़ा सा कॉन्केव होता है और कुछ लोगों में ज़्यादा कॉन्केव होता है। तो ये जो एरिया है अंडर आई सॉकेट, ये कॉन्केव होने की वजह से हॉलोज जल्दी दिखने लगती हैं, और उससे फिर ऐसा लगता है कि जब लाइट गिरती है तो शैडोज आते हैं, तो ऐसा लगता है पूरे समय थके हुए हो, थकान है। तो दैट इज़ वन। उसके बाद तो फिर men, boys come for the chin and jawline, females will come for lips, and all age groups will come for sagging, कि मेरे laugh lines बढ़ गए हैं या मेरी पूरी skin sag हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें common हैं। You are also the international trainer for fillers and botox. जी। क्या होते हैं फिलर और बोटॉक्स? बोटॉक्स जो है वो एक दवा है एक्चुअली। पहले इन द अर्ली 90s एंड लेट 80s आई शुड से, सर्वाइकल डिस्टोनिया, जो यहाँ पे हमारा सर्वाइकल बोन है, उसका एक इशू है। ब्लेफरोस्पैज्म यानी कि आँखों का पैरालिसिस, आईलिड का पैरालिसिस, फिर माइग्रेन, हाइपरहाइड्रोसिस यानी कि बहुत सारा पसीना कुछ लोगों को पाम्स में, सोल्स में, अंडर आर्म्स में, तो ब्लैडर का जो इशू है,
डिस्टोनिया, इस तरह की चीज़ें, इनमें बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है। सेरेब्रल पैल्सी, 10 साल के बच्चे को भी अगर सेरेब्रल पैरालिसिस हो जाए उसमें भी दिया जाता है। हर्नियाज में आजकल देते हैं, मेरे हस्बैंड सर्जन है, वो हर्नियाज रिपेयर में बोटॉक्स देते हैं। सर्जरी करते वक्त, पेट काटने के बाद, मतलब अब्डोमेन काट करके अंदर बोटॉक्स देते हैं। It is not it's a only a medicine. face treatment. Yeah, It it's is a not. medical treatment. It's a medical treatment. Okay. अब शुरुआत हुई इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट से, लेकिन 1993 में डॉक्टर जीन करूथर्स करके एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट हैं कनाडा से, वो मेरी मेंटोर हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैंने उनसे सीखा है। तो वो पैरालिसिस, जो आईलिड पैरालिसिस के पेशेंट्स थे, उनको बोटॉक्स देती थी। वो पेशेंट बड़े खुश होकर आते थे कि हमें आपने क्या दिया है और दे दो। क्यों भाई? क्योंकि हमारे सारे रिंकल्स गायब हो गए। तो फिर उसने देखा 2, 3, 4 पेशेंट, तो उसने कहा चलो मैं अपने स्टाफ पे ट्राई करती हूँ। तो उसने ट्राई किया, फिर उसने देखा क्रोज फीट गायब हो गए। तो उनके हस्बैंड डॉक्टर एलिस्टर करूथर्स, वो भी मेरे टीचर रह चुके हैं, अब वो नहीं रहे, बट फिर वो घर जाकर उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने सारे क्रीम्स देते हो, रिंकल्स के लिए कुछ नहीं होता है। सही वाकई में ऐसा कोई क्रीम नहीं है जिससे रिंकल्स गायब हो जाए। उसने कहा शायद मेरे पास कोई तोड़ है, तो इसका रिसर्च करना चाहिए। फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके उन्होंने कंपनी के साथ, जो उन दिनों एलर्गेन, आजकल उसे एबवी कहते हैं, तो उन लोगों ने ये सारा मतलब कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले स्टाफ, फिर फैमिली, फिर फ्रेंड्स, और धीरे धीरे फिर इतने यूनिट्स होने चाहिए। किसी को पता तो था नहीं, क्योंकि यूजुअली मेडिकल और मोस्टली आई पैरालिसिस, आईलिड पैरालिसिस में यूज़ हो रहा था। फिर ये जो है बोटॉक्स कॉस्मेटिक इंडिकेशंस के लिए यूएस FDA ने फिर अप्रूव किया, तो ये बाद में आया। तो ये एक दवा है और ये मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो जहाँ पर भी मसल स्टिफनेस होती है वो उसे रिलैक्स कर देता है। अब हम अगर ये मसल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हमारे लाइंस हो जाते हैं। उसे वहाँ पर अगर हम बोटॉक्स दे दें प्रोसीरस और कॉरिगेटर मसल में, तो वो स्लीपी हो जाती हैं। उनको आपने रिलैक्स कर दिया तो उनका मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की लाइंस जो है वो गायब हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ की लाइंस, फिर ये जो मैंने आपको मैसेटर मसल बोला, ये इस मसल को वो श्रिंक कर देता है बोटॉक्स, तो ओवल हो जाता है आपका फेस, चिजल्ड हो जाता है, ठीक है। फिर ये मेरे हैं, मैंने बोटॉक्स इसमें डाला हुआ नहीं डाला है, तो इसलिए ये कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता। बात करते तो यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉट्स, तो ये एक मेंटालिस मसल के कारण तो यहाँ हम दे देते हैं। फिर ये जो साइड के ऐसे कॉर्नर है, तो हम यहाँ मसल डिप्रेसा एंगुला और उसमें बोटॉक्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर ये वाले बैंड्स या नेक बैंड्स, सो इसमें अगर आप दे दो तो ये एज के साथ आ जाते हैं। तो इसमें बोटॉक्स है तो ये स्मूथ हो जाता है, आपका जॉ लाइन स्मूथ हो जाता है। ये सारी चीज़ें 4 महीने तक ही रहता है, क्योंकि इसका असर जो दवा है उसका असर 4 मंथ्स तक ही रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। नाउ उसके बाद क्या करें? तो अगर आपको आदत पड़ चुकी है कि ये लाइंस नहीं है और मुझे अच्छे लग रहे हैं कि ये लाइंस नहीं है या ये लाइंस नहीं आ रहे, तो आप वापस जाते हो। तो फिर आप हर 4 महीने, यस, आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, सो स्लोली इट स्टार्ट्स लास्टिंग लॉन्गर। तो मैंने देखा कि अप टू 6 मंथ्स लास्ट कर जाता है, बट उसके बाद फिर वो नहीं लास्ट करता है। सो 4 to 6 मंथ्स इसका पीरियड होता है। एंड रिवर्सिबल होता है बोटॉक्स? यू कांट रिवर्स इट फॉर दोज 4 to 6 मंथ्स, क्योंकि दवा है, यू हैव टू वेट जी। बट अगर आपने बंद कर दिया, कई बार ऐसे होते हैं ब्राइड्स या ग्रूम्स के पेरेंट्स आ जाते हैं, तो उनको हम बोटॉक्स देते, चलो एक बार कर लो, बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अगली शादी पे आ जाना। और लिटरली ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे, जो 3 बच्चे हैं, तीनों की शादियों में आए हैं सिर्फ बोटॉक्स करने, बाकी बीच में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया है और फिर अगली बार नहीं करो तो आपके लाइंस और ज़्यादा डीप हो जाएंगे। दैट इज़ अ मिथ। एंड इसके कुछ साइड इफेक्ट? और आप जो साइड इफ़ेक्ट्स देखोगे बोटॉक्स के, कभी कभी बहुत ही स्ट्रेच्ड फेस, एक्सप्रेशंस ही नहीं है। बीच में एक इमोजी बहुत पॉपुलर हुआ था, सारे फेसेस के एक्सप्रेशंस एक जैसे ही हैं। दैट इज़ बिकॉज आपने ज़्यादा यूनिट्स दे दिए, एक्सेसिव डोज जो है वो ज़्यादा दे दिया है, तो आपका सारा मसल यहाँ फ्रीज हो गया है, तो आपके मूवमेंट्स ही नहीं है। आप कुछ भी बात कर रहे हो बट मूवमेंट्स नहीं है, तो आपको यूनिट्स जो हैं, जो बोटॉक्स का डोजिंग है वो कम रखना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वालिफाइड ट्रेंड इंजेक्टर ही आपको
मतलब आपकी फेस को समझ पाएगा और आपको यूनिट्स दे पाएगा, क्योंकि ये मसल मास एंड मसल मूवमेंट पे डिपेंडेंट है. And generally, how much does a Botox treatment cost you? इट डिपेंड. जैसे आप इस तरह यहाँ की बात करो तो अराउंड 12 यूनिट्स अगर है, 12 into 400, so 4,800 for every 4 months. Okay, it's comparatively cheap and not a very expensive. It's not a very expensive treatment, no. But वही है कि हर 4 महीने आपको लेना पड़ता है. अब जब आप फिलर की बात करते हो तो फिलर इज, जैसे नेम है फिलर, इट इज़ अ प्री फिल्ड सिरिंज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, और वो 1 ml सिरिंज आता है, और वो आप मतलब आप जैसे हमने डिस्कस किया हॉलो अंडर आइज या वेरी वेरी थिन लिप्स या चीक्स आपके धंसने लगते हैं विथ एज, क्योंकि आपका बोन जो है वो चिप होने लगता है, अंदर जो फैट है वो निकलने लगता है, मसल थिन हो जाती है. तो इस तरह से सब होने के कारण आपके स्किन को सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये सारा नीचे स्किन जो है वो नीचे आने लगता है. तो उस सपोर्ट वापस देने के लिए हम फिलर बोन के ऊपर देते हैं. Okay, so those face lift exercises are basically fillers in cosmetic treatments. Yes. So we give you fillers. अब उसमें भी अब एज के साथ साथ होठ भी पतले हो जाते हैं. कुछ लोग जेनेटिकली उनके होठ पतले होते हैं, बट एज के साथ साथ यहाँ का बोन चला जाता है और फैट चला जाता है, तो होठ पतले हो जाते हैं. नोज भी जो है आपका इस तरह से ड्रूप होने लगता है. आप अपने यंग फोटोज देखो और अभी के देखोगे, मतलब अभी नहीं, आप तो बहुत यंग हो, आई मीन ओल्डर पीपल, सो मे बी मी, द नोज विल बी ड्रूपी. तो इसके लिए भी हम यहाँ पर थोड़ा सा फिलर देते हैं ताकि ये से स्ट्रक्चर मिल जाए, फिर से शेप मिल जाए. यहाँ पर भी देते हैं हल्का सा फिलर. तो जहाँ भी आपको लगता है हॉलो चीक्स हो गए विथ एज, तो वहाँ आप फिलर दे सकते हो. सैगिंग हो रही है, जॉ लाइन, आपका चिन बहुत छोटा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप फिलर दे सकते हो. And filler is basically an injection of hyaluronic acid. It's an injection of hyaluronic acid and it lasts. लोगों को लगता है कि ये चलो हर 6 महीने में करा दे. मुझे लगता है ठीक है, होठ हैं तो फर्स्ट 2-3 टाइम्स आपको हर 6 महीने करना पड़ेगा इन योर लिप्स, बट उसके बाद फिर वो होठों पे भी वो 1-1, 2-2 साल, 1.5 साल तक रहता है. मैं 1.5 साल में एक बार रिपीट करती हूँ, उससे पहले रिपीट नहीं करती हूँ. चिन जैसे एरिया में मैं 2-3 साल में एक बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि वो उतने मतलब चिन और जॉ लाइन में तो बहुत दिनों तक रहता है. नोज़ पे भी 2-2 साल तक रह जाता है, कुछ लोगों के तो 5-5 साल तक रहता है. तो इसका की इज अगेन लेस इज मोर. मैम, देयर वाज अ पिक्चर व्हिच वेंट वायरल ऑफ अ सेलेब जिन्होंने कुछ लिप ट्रीटमेंट किया था, एंड द पिक्चर केम आउट जहाँ पर उनके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो रखे थे. इज़ इट कॉमन कि आप जब भी कोई लिप ट्रीटमेंट करवाते हो आपके लिप्स पहले स्वेल अप होते हैं एंड देन उसके बाद जिस शेप में आप चाहते हो वैसे जाते हैं? हाउ डज दिस लिप ट्रीटमेंट वर्क? सो आप जिस सेलेब की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं उर्फी जावेद की बात जी. तो उनका जो लिप का जो वायरल हुआ था, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला था शायद उर्फी जावेद ने, तो वो लिप फिलर से नहीं हुआ था, वो लिप फिलर डिज़ोल्व करने से उसके एलर्जी से हुआ था. ठीक है. अब लिप फिलर जो है जब आप कराते हो तो एक तो बहुत सारे नीडल्स जाते हैं लिप्स पे, तो इंजरी होती है. लिप जो है उस पर स्किन नहीं होता है ना, म्यूकोजा होती है, तो उतने सारे अगर नीडल्स जाएं तो इंजरी होगी, तो नेचुरली इन्फ्लेमेशन होगा, तो लिप स्वेलिंग होगी. तो 2nd डे एंड 3rd डे लिप्स काफ़ी स्वेल हो जाती हैं, और फिर 4th डे से वो नॉर्मल होने लग जाती हैं. तो ये सारा जो लिप फिलर का जो सिलसिला है, नॉर्मल होने तक 1 हफ्ता लगता है. तो यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि अगर आपको लिप फिलर करना हो तो अगले 1 हफ्ते तक आप कोई इवेंट नहीं, कोई शूट नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई वेडिंग नहीं, किसी में नहीं जाएंगे, कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 वीक के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है. लेकिन उर्फी के मामले में ऐसा नहीं था. उन्होंने लिप फिलर करवाया, उनको नहीं अच्छा लगा. तो जब आप लिप फिलर करवाते हो, या लिप फिलर नहीं, कोई भी फिलर करवाते हो, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप ये हाइलुरोनिडेज नाम का इंजेक्शन डलवा सकते हो, जिससे कि वो फिलर 24 घंटों में डिसॉल्व हो जाता है. इट इज़ रिवर्सिबल. इट इज़ रिवर्सिबल, 100% रिवर्सिबल. 24 आवर्स से लेकर के 1 वीक तक पूरा चला जाता है. अब उनको शायद अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने हाइलुरोनिडेज जो है वो इंजेक्शन डलवाई. हाइलुरोनिडेज से काफ़ी लोगों को एलर्जी होता है, इवन मी. ठीक है. तो
उनको वो एलर्जी हो गया और उनके जो लिप्स हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली बड़ी हो गई, तो वो हाइलुरोनिडेज एलर्जी है। और फिर उसमें आपको स्टेरॉयड टैबलेट्स या स्टेरॉयड इंजेक्शंस, एंटी एलर्जिक्स, एंटी हिस्टामिन्स, ये सब लेना पड़ता है टू ब्रिंग इट डाउन। और नहीं भी आप कुछ करो तो भी वो कम हो जाती है अपने आप, लेकिन फिर वो 10 दिन लगे या 15 दिन लगे। तो अगर आपको उसको 2-3 दिन में करना हो, इट इज़ बेहतर होगा कि आप उसे, अगर आपको ये एलर्जी हो तो तुरंत आप उसे मतलब ठीक कर लें, डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एंजियोइडीमा हो जाती है, यहाँ के आपके जो फैरिंग्स एंड लैरिंग्स जो हैं, फूड पाइप एंड योर विंड पाइप, ये भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। फिर प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है। बहुत कोर में चले रहे, बट मेरी केमिस्ट्री जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा क्रेजी और अमेजिंग नहीं है। तो मैं आपके सामने कुछ नाम लेता जाऊँगा एंड देन यू हैव टू टेल मी कि वो सीरम, पिगमेंट या जो केमिकल है वो हमारी स्किन पे कैसे रिएक्ट करता है। हाइलुरोनिक एसिड वी डिस्कस्ड अ लॉट, बट इफ़ यू कैन जस्ट डिफाइन इन ब्रीफ कि क्या करता है हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन पे। हाइड्रेट करता है आपके स्किन को, सिंपल वर्ड्स में। जो बाहर एनवायरनमेंट में जो पानी है उसे अब्जॉर्ब करके फूल जाता है बलून जैसा, और 1000 टाइम्स इट्स वेट ऑफ वाटर, उतना पानी वो स्किन में भर देता है। तो स्किन ऑब्वियसली जैसे शाइन करती है, रेडिएंट हो जाती है, तो हाइड्रेशन। एंड सैलिसिलिक एसिड, इट इज़ लाइपोफिलिक, यानी कि ऑयल कम कर देता है, तो जो भी आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वगैरह हैं उनको निकाल देता है। रेटिनॉल, रेटिनॉल इज़ एंटी एजिंग एंड एंटी एक्ने, तो पिंपल्स भी कम कर देता है, फाइन लाइंस भी कम कर देता है, कोलाजन बढ़ाता है। एंड ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड इज एंटी एजिंग प्लस पिगमेंट लाइटनिंग। ये एक AHA है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, शुगर केन से बनता है। नाइसिनामाइड, नाइसिनामाइड इज विटामिन B3। इट इज़ बेसिकली आपके सेरामाइड्स को बढ़ाता है, यानी कि आपका जो स्किन बैरियर है उसको बढ़ाता है, और हल्का सा पिगमेंट कम करता है। बट ये थोड़ा सा ओवररेटेड इंग्रेडिएंट है। एंड एक ओवररेटेड एंड वायरल इंग्रेडिएंट है ग्लूटाथायोन। जी, ग्लूटाथायोन जी, वो क्या होता है? ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके स्किन का जो मेलानिन मैंने जो बताया उसे थोड़ा सा कम करता है, तो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, टेम्परेरी। And before we end this, if you have to tell somebody 3 skincare tips, regardless of male, female, regardless of their age, तो फिर वो 3 बेसिक स्किन केयर टिप क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए, सबसे पहले है कि आप मॉइस्चराइज करो और सनस्क्रीन लगाओ। सेकंड है आपका डाइट, शुगर बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शुगर से एजिंग जल्दी हो जाता है, पिगमेंटेशन होती है और एक्ने हो जाता है। मैदा जितना कम लो उतना अच्छा है। फूड विथ हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, फ्राइड पोटैटोज़ वगैरह जितना कम लो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हो गया आपका डाइट। एंड जो अच्छी चीज़ें वो तो हमने डिस्कस कर ली जो आपको खानी चाहिए। फिर आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है स्ट्रेस से आप कैसे डील करते हो। सो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस, नेगेटिविटी, ये सब हम तो पढ़ ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, डू दिस डू दैट, हैं जो आके कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी की मत सुनो, लोगों को ना लर्न टू से नो, एंड सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप अंदर से खुश रहो तो आपके स्किन पे वो ऑटोमेटिकली दिखेगा। और थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, और दूसरों की मत सुनो, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स, बेस्ट ये एक्टर का फेवरेट क्रीम, वो सारे। अब कुछ दिनों पहले मुझे एक बंदे ने कहा ये तो तुम्हारी फ्रेंड है फिर तो, लेकिन ये तो ये एड्स कर रही है, दूसरे स्किन क्लिनिक की प्रोपेगेंडा कर रही, वो उनका काम है। हाँ। ठीक है, कोई एक्टर अपने एक क्रीम का वो कर रहा है, वो उनका काम, उनको पैसे मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो एडवर्टाइज कर रहे हैं तो दे आर यूजिंग इट पर्सनली। एब्सोल्युटली। तो इसलिए इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, स्किनफ्लुएंस मत हो जाओ, और खुश रहो। मैम, आपने पिछले कुछ दिनों वाली बात करी, एक और मेरा सवाल था जो इंटरनेट पे बड़ा वायरल हो रहा था, एंड इंटरनेट फाउंड इट रियली वियर्ड व्हेन तमन्ना भाटिया सेड कि आप सुबह उठने के बाद जो आपका स्पिट होता है, जो आपका थूक होता है, उसे अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हो तो वो आपके एक्ने को फाइट करने में हेल्प करता है। इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू? आई थिंक इट्स वेरी अनहाइजीनिक। आई थिंक ऐसे बहुत सारे आ गए थे, यूरिन लगा लो, स्पिट लगा लो, पीरियड ब्लड लगा लो, ये सारी बहुत अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, इनसे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है।
तो ना करें तो अवॉइड करें तो बेहतर है। एक मिथ बस्टर गेम और है मैम हमारे पास, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा कि क्या कॉमन मिथ हैं हेल्थ केयर में, एंड देन यू हैव टू टेल मी वेदर दे आर ट्रू और नॉट। अंडर आर्म्स शेव करने से डार्क हो जाते हैं। जी नहीं। आपको एंटी एजिंग क्रीम सिर्फ 30 के बाद ही यूज करनी चाहिए। जी वी डिस्कस दिस, बट रोज शैम्पू करने से हेयर फॉल होता है। नॉट ट्रू। कोकोनट ऑयल से डैंड्रफ ठीक होता है। बढ़ जाता है। रात भर बालों में तेल लगाना इज द बेस्ट नाइट केयर फॉर हेयर फॉल। फॉल्स। ओके। इफ आई डोंट गो आउट आई डोंट नीड अ सनस्क्रीन। फॉल्स। शेव करने से मेरी हेयर ग्रोथ थोड़ी सी थिकर हो जाती है। फॉल्स। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है। फॉल्स। सब कुछ फॉल्स ही है, बट अ लॉट ऑफ इट विच यू हैव सेड इज ट्रू, एंड रियली फाउंड इट अमेजिंग दैट फ्रॉम अ बेसिक स्किन केयर, फ्रॉम फेस वॉश टू मॉइस्चराइजर टू सीरम to then finally the chemistry of it and the treatment side of it, we discussed each and everything in detail and you gave us so much time. मुझे पता है आप बहुत बिजी हो। आपका मैंने वेबसाइट देखा, वहाँ पर फ्रॉम सलमान खान टेस्टिमोनियल टू शाहरुख खान टेस्टिमोनियल टू अमिताभ बच्चन टेस्टिमोनियल टू करण जौहर टेस्टिमोनियल and Ranbir Kapoor testimonial, and you have also written 3 books and you have given us time to do this episode as well. Thank you so much ma'am, बहुत मजा आया आपके साथ ये एपिसोड करने में। थैंक यू I सो hope जितने मच। भी लोग एपिसोड देख रहे हैं उन्हें अपनी स्किन के बारे में 4 नई बातें पता चली होंगी, 4 गलत चीजें वो कर रहे थे वो उन्हें पता चला होगा। एंड सिर्फ स्किन केयर इज नॉट द गेम, ओवरऑल स्ट्रेस रिड्यूस करना, अच्छी डाइट रखना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें भी हैं जो एक हेल्दी स्किन और जिस ग्रास स्किन या फेयर स्किन की तरफ आप भाग रहे हो वो उसमें मदद करता है। तो आई गेस वो एक कॉम्बिनेशन है जो सबको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा नाम शिखर वाशने था, मैं इस बार क्यूरियस था स्किन केयर के लिए, तो इसलिए साहब मैडम जयश्री शरद को हमने बुला दिया फॉर ऑल ऑफ दैट डर्मेट एक्सपर्टीज। मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू कैन टेल इन दिस कैमरा देन इट विल बी। बहुत ही मज़ा आया शिखर, आपने इतनी अपनी मतलब रिसर्च की हुई थी और आपका नॉलेज जो है वो बहुत सही है। और बहुत अच्छा लगा जब सामने वाला क्वेश्चंस पर्टिनेंट पूछता है, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता है, तो उत्तर देने में बड़ा मज़ा आता है। और लोगों को सबसे मतलब फ़ायदा कितना हो, किस तरह से आप मेरे से मुझसे सारी टिप्स निकलवा सको, वो आपने बड़ी अच्छे से की। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। The show name is Call Them Curious. It is available on Spotify, Apple Podcast, JioSaavn, Fever FM YouTube channel and HT Smartcast YouTube channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके कुछ स्किन केयर के सवाल हैं तो वो कमेंट में डाल दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैम विजिट्स दिल्ली तो हम पूछ लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।